बारहवीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर था मंगोल शासक चंगेज खान का आतंक। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते वहां खून की नदियां बहने लगती थी, लाशों के पहाड़ बन जाते थे। कई बड़े बड़े राजा उसकी ताकत को ललकारने की हिम्मत तक नहीं करते थे, लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने यह गुस्ताखी कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसका विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान ने सिंधु नदी तक आने के बाद भी भारत पर हमला क्यों नहीं किया? उस दौर हर विदेशी आक्रमणकारी का सपना होता था कि भारत पर हमला करना और यहाँ की अपार धन दौलत को लूटना। चंगेज के आने से कुछ समय पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और यहाँ भयंकर लूटपाट मचाई थी। ऐसे में चंगेज का भारत पर आक्रमण न करना कई सवालों को जन्म देता है। मसलन क्या उसकी सेना थक गई थी जिसके कारण उसने भारत पर हमला नहीं किया? इससे बहुत पहले सिकंदर की सेना ने भी थकावट की वजह से भारत पर हमला करने से मना कर दिया था। या फिर यह भी हो सकता है कि चंगेज दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बर्ताव से खुश होकर या उससे डरकर भारत पर हमला नहीं किया, वापस लौट गया। या फिर यह भी हो सकता है कि चंगेज भारत पर कुछ वक्त बाद हमला करने वाला था, लेकिन तकदीर ने उसे मौका नहीं दिया। इन सवालों से आगे बढ़कर अगर हम अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि चंगेज यदि भारत पर हमला कर देता तो क्या अंजाम होता? जंग के अमूमन 2 नतीजे होते हैं, जीत या हार। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, जो मोहम्मद गोरी के प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कहते हैं कि इल्तुतमिश की काबिलियत से मोहम्मद गोरी काफी प्रभावित था। उसने इल्तुतमिश को अमीर उल उमरा का खिताब भी दिया था। उसकी शासन व्यवस्था और युद्ध कला का लोहा इतिहासकार आज भी मानते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इल्तुतमिश चंगेज खान को हरा देता। दूसरी सूरत यह थी कि चंगेज बाकियों की तरह इल्तुतमिश की सेना को भी रौंद देता। ऐसे में भारत की तकदीर क्या होती? इसे जानने और समझने के लिए हमें गौर करना होगा उन जगहों पर जिन्हें चंगेज खान ने जीता था। उस वक्त दुनिया के करीब 22% हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। उसकी अगुवाई में मंगोल लड़ाके मौत और तबाही के हरकारे साबित हुए। वे जहां भी गए हैवानियत का नंगा नाच किया। उन्होंने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। उन्होंने हजारों शहरों को लूटा और करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। चंगेज खान और उसके मंगोल लड़ाके कितने बर्बर थे, ख्वारिज्म साम्राज्य पर उसका हमला इसकी गवाही देता है। ख्वारिज्म साम्राज्य के एक गवर्नर ने चंगेज के भेजे व्यापारियों और कुछ जासूसों की हत्या करवा दी थी और उसका माल लूट लिया था। चंगेज ने वहां के शासक मोहम्मद शाह के दरबार में दूत भेजा और कहा कि उस गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह ने उसके दूत का कत्ल करवा दिया और उसका सिर चंगेज के पास भेज दिया गया। चंगेज खान ने बदला लेने के लिए ख्वारिज्म पर हमला किया और उस गवर्नर को मार दिया। उसने गवर्नर की आंखों में शीशा और चांदी पिघलाकर डलवा दिया। चंगेज खान ने उस साम्राज्य के हर शहर को तहस नहस कर डाला। वहां के एक एक बासिंदे का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। बल्ख, निसापुर, हेरात और समरकंद में उसने बर्बादी का ऐसा मंजर पैदा किया कि वहां के इतिहासकार ने उसे शैतान की औलाद कह डाला। चंगेज खां की दरिंदगी का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि उसने कुत्ते बिल्लियों तक को मरवा दिया। इसी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया था, जिसका पीछा चंगेज खान ने सिंधु नदी तक किया था। चंगेज खान का कहना था, किसी भी योद्धा के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है अपने दुश्मनों का पीछा करना, उन्हें हराना, उनकी दौलत पर कब्जा करना, उनकी औरतों को रोता बिलखता छोड़ना और फिर उनके जिस्मों को नोचना। इससे जाहिर होता है कि उसके भीतर हैवानियत किस कदर भरी हुई थी। उसने जिस भी राज्य को जीता वहां कत्ले आम मचाया। मंगोल खाना बदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। यही वजह थी कि वे जीते हुए नगर को मिट्टी में मिला देते थे, इंसानों को गाजल मूली की तरह काट डालते थे, औरतों को जानवरों की तरह नोचते थे, खजानों को ऐसे लूटते थे कि खोटा सिक्का भी नहीं छोड़ते थे। ऐसी सेना के कदम अगर भारतीय जमीन पर पड़ते तो सोच सकते हैं कि कितनी तबाही मचती। बहरहाल चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला न कर पाने का मलाल ताउम्र रहा। 1227 में जब वह मरा तो उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र काफी नहीं है। वह चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को पता न चले कि कहाँ उसे दफनाया गया है। इसलिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद वहां हजारों घोड़े दौड़ाकर उस जगह को एकदम समतल कर दिया। उसे दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया।
इतिहासकार आज भी उस मंगोल शासक की कब्र तलाश रहे हैं जो कभी मध्य एशिया में आतंक का दूसरा नाम हुआ करता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।